प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा था, थर्ड लेसन विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि वितरण के आधार पर कुल कितने प्रदेश पाए जाते हैं। 4 प्रदेशों की हमने बात की थी। संघन जनसंख्या प्रदेश, दूसरा है सामान्य जनसंख्या प्रदेश, तीसरा था विरल जनसंख्या प्रदेश, और चौथा था अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। अब देखिए, संघन जनसंख्या के अंतर्गत हमने बात की पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी एशिया और उत्तरी पूर्वी अमेरिका। ये 5 क्षेत्र थे जो संघन रूप से बसे हुए हैं। उसके बाद में हमने बात की सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों की। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, मानव के अनुकूल होता है, इसी कारण वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वो सामान्य रूप से वितरित होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे एंडीज पर्वतीय क्षेत्र होते हुए भी वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या था, खनिजों का प्रभाव हमें दिखाई दिया था। तांबे की जो खान थी, चूँकि कमाटा चिली की, वो हमने देखी थी। इसके साथ साथ में कनाडा का जो यूरेनियम शहर था वो भी हमने देखा था। ऑस्ट्रेलिया में जो स्वर्ण खनन था वो भी हमने देखा था। ये मतलब अनुकूल परिस्थिति के न होते हुए भी मतलब अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, कोई न कोई दूसरा कारक उस पर इफेक्ट करता है। अब देखिए, तीसरे की बात कर रहे हैं हम, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों के अंतर्गत हम देखें तो जो विश्व का 70% भूभाग है, विश्व का 70% भूभाग, जहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही हैं, 5% जनसंख्या निवास कर रही है। ऐसे क्षेत्रों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, विरल जनसंख्या वाले। मतलब कि इतने बड़े क्षेत्र में कुछ न कुछ जनसंख्या निवास तो कर रही है ना। अगर निवास करे ही नहीं, वो क्या आ जाएगा, अति न्यून में आ जाएगा, बहुत ही कम। मात्र 100 किलोमीटर में एक व्यक्ति निवास कर रहा है, वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हो जाता है। यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है कि 70% के क्षेत्र में 5% जनसंख्या निवास करती हैं। और ये 5% ही क्यों करती हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं करती हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर कठोर जलवायु पाई जाती हैं और विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। कठोर जलवायु और विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, कम निवास करते हैं। विषम परिस्थितियाँ हो सकता है स्थिति के आधार पर हो, लोकेशन के आधार पर हो, अक्षांशों के आधार पर हो, या हो सकता है धरातल के अकॉर्डिंग हो कि वहाँ का धरातल हो सकता है ऊबड़ खाबड़ हो, पर्वतीय क्षेत्रों में हो, पहाड़ी क्षेत्रों में हो। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ क्या होगी, विषम परिस्थितियाँ होगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या करेगी, निवास कम करेगी। चौथे प्रदेश की बात करते हैं, अति न्यून प्रदेश की। अति न्यून प्रदेश के अंतर्गत क्या है, अति न्यून प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ जो जलवायु है वो इतनी कठोर पाई जाती हैं। या तो मिलेगा आपको अति उष्ण क्षेत्र, या मिलता है आपको अति शीत क्षेत्र। अगर अति उष्ण क्षेत्र
अति शीत क्षेत्र मिलता है, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो जलवायु पाएगी और मानव के अनुकूल जो क्षेत्र होगा वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। और जो जलवायु है, धरातल है, इसकी कठोरता पाई जाती है। कठोरता का तात्पर्य ये है कि हमें जो मैदानी क्षेत्रों में रहने के लिए जो वातावरण मिलता है वो वैसा वातावरण वहाँ नहीं मिलता है। या तो कोई पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, या अति उष्ण क्षेत्र मिलेगा, या अति शीत क्षेत्र मिलेगा। अगर अति उष्ण क्षेत्र है या अति शीत क्षेत्र है तो वो क्षेत्र किस में तब्दील हो जाता है, धीरे धीरे मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखो, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल होता है, एक होता है ठंडा। अगर भारत की दृष्टि से देखें हम तो जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में है, जैसलमेर, बाड़मेर, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो मरुस्थल है वो तो हो गया गर्म। लेकिन लद्दाख के क्षेत्र की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की, तो वो हो गया शीत मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है कि जो मतलब क्षेत्र या जगह मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल बंजर भूमि है, न वहाँ पर वनस्पति हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? मरुस्थल के नाम से। और ऐसे ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम ज़्यादा निवास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे जो क्लाइमेट हैं वो ह्यूमन बॉडी के जो अकॉर्डिंग नहीं होती है, जिसके कारण हम निवास कम करते हैं। तो ये जो 4 क्षेत्र थे, 4 प्रदेश थे, विश्व वितरण के अंतर्गत इन चारों प्रदेशों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, जो वितरण आपको दिखाई देता है जनसंख्या का, इस वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? हमने बात कर ली कि यहाँ संघन पाया जाता है, यहाँ विरल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? विरल क्यों पाया जाता है उस क्षेत्र में? अगर संघन पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है उस क्षेत्र में? उसको कोई न कोई कारक प्रभावित करता है। उसी कारक को हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारकों की बात करें हम तो मुख्य कारक हमें 3 कारक दिखाई देते हैं। देखिए, एक तो प्रकृति से संबंधित, दूसरा इकोनॉमिकल रूप में आपको दिखाई देगा आर्थिक दृष्टि से, तीसरा दिखाई देगा हमारा जो कल्चर है उस कल्चर से संबंधित। तीनों चीज। पहला देखिए, भौतिक कारक, दूसरे की बात करेंगे आर्थिक कारक, तीसरे की बात करेंगे सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब ये 3 कारक आपको दिखाई दे रहे हैं। आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है 4 नंबर का कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो आप इन तीनों कारकों को इस प्रकार से एक डायग्राम में भी लिख सकते हो। ये एक डायग्राम हो गया आपका, है ना। यहाँ पर आ गया 1 नंबर फिजिकल, ठीक है, 2 नंबर इकोनॉमिकल और 3 नंबर आ गया सोशल एंड कल्चर। ये तीनों कारक इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसका प्रभाव क्या रहेगा? थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसकी अपेक्षा। तो इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन पेपर होता है और जो आप आंसर लिखते हो, उस आंसर के दौरान लिखते समय इस प्रकार के कुछ डायग्राम बना सकते हो। ऐसा नहीं हो कि प्रत्येक पेज पर कोई ना कोई डायग्राम बनाया हुआ है। तो वो जो बुकलेट होती है आपकी, आंसर शीट होती है, उसके अंतर्गत सारे के सारे डायग्राम ही डायग्राम दिखे, ऐसा भी नहीं करना है। एक लिमिटेशन होती है डायग्राम की, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ठीक है। अब देखिए, जो भौतिक कारक हैं, उन भौतिक कारकों में भी आगे छोटे छोटे कारक और हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे कि भी कौन कौन से
कारक हैं इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व को, ये वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों। अब देखिए भौतिक के अंतर्गत सारा का सारा सिस्टम क्या है, फिजिकल का है, प्रकृति का है। प्रकृति किस प्रकार से, प्रकृति में जितने भी तत्व हैं वो तत्व किस प्रकार से मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं और उसको रहने के लिए बाधित करते हैं या उसको न रहने के लिए वहाँ से दूर करते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो प्रकृति से संबंधित होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्थिति की, लोकेशन की। किसके अंतर्गत, भौतिक कारक के अंतर्गत। स्थिति प्रभावित करती है या नहीं करती हैं, ये हमने पहले भी देख लिया। अब स्थिति का मतलब लोकेशन है। लोकेशन के अंतर्गत हम एक चीज पढ़ेंगे, अक्षांश। 0 डिग्री, ये 20 डिग्री लिख रहा हूं मैं, यहाँ 60 डिग्री लिख रहा हूं, 90 डिग्री। अब देखिए हमने बात की थी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इस क्षेत्र में जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास कर रही है, 80% जनसंख्या निवास कर रही है। लेकिन इससे ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो ये क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र है आपका शीत क्षेत्र, और नीचे के क्षेत्र में देखेंगे ये क्षेत्र क्या है, उष्ण क्षेत्र है। अब मनुष्य क्या करेगा, न तो ज़्यादा शीत वाले क्षेत्र में निवास करेगा और न ज़्यादा उष्ण वाले क्षेत्र में निवास करेगा, बल्कि क्या करेगा, जहाँ उसको सामान्य क्षेत्र मिलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर मनुष्य निवास करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्थिति अक्षांशों के अकॉर्डिंग भी मनुष्य निवास करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, इसके कारण क्या है, ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी होती है तो मनुष्य के अनुकूल नहीं होती। वहीं हम बात करें ऊपरी क्षेत्र की ध्रुवों की तो वहाँ पर ठंड होती है, बर्फ़ जमी रहती है सदैव, तो वहाँ पर भी मनुष्य निवास नहीं करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करता है मनुष्य, 20 से 60 के बीच में। तो ये एक स्थिति प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को, यहाँ कम और यहाँ अधिक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये संघन एरिया है, नीचे वाले क्षेत्र क्या है, विरल के अंतर्गत आते हैं। आगे वाला देखिए, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता के आधार पर भी मनुष्य क्या है, निवास करता है। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ जल की आपूर्ति होती रहती है, अधिक होती हैं या सामान्य होती हैं, तो मनुष्य वहीं निवास करेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। जल के बगैर जीवन नहीं है। आपने सुना होगा जल ही जीवन है, जल के बगैर कुछ भी कार्य नहीं होंगे। तो मनुष्य क्या करेगा, जहाँ जल स्रोत मिलेगा वहाँ पर निवास करना शुरू कर देगा। तो हम प्राचीन काल में भी देख रहे हैं कि जितनी भी नदी घाटी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के नज़दीक ज़्यादा लोग निवास करते थे। कुछ सभ्यताएं भी पनपी थी। सभ्यताओं की बात करें प्राचीन काल की, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, यह आपने नाम सुना होगा। तो ये सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। वैसे मेसोपोटामिया, वैसे दजला फरात, मंचूरिया, ये सारी की सारी सभ्यताएं इन्हीं जल स्रोतों के कारण पनपनी शुरू हुई थी। तो ये कारक भी क्या है, मनुष्य को बिल्कुल नज़दीक लाने का कार्य कर रहा है, संगन रूप से कार्य कर रहा है। तो जल की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को क्या कर रही है, प्रभावित करती है। दूसरा देखिए, इसके बाद में आता है 3 नंबर,
जलवायु। जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है? देखिए, जलवायु होती क्या है, किसे कहते हैं हम जलवायु? आपने +1 में देखा होगा कि लगातार 20 से 30 वर्षों का एक जैसा मौसम क्या कहलाता है? जलवायु। या हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो दीर्घकालिक दशाएं होती हैं उसको हम जलवायु कहते हैं। लगातार 20 से 30 वर्षों तक एक ही प्रकार का मौसम रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा? जलवायु में। अब देखिए, जलवायु के अंतर्गत 2 तत्व होते हैं, याद रखना। एक होता है तापमान, दूसरा होता है वर्षा। तापमान और वर्षा दोनों चीज़ देखी जाती है। अगर दोनों चीज़ हैं, वैसे एक चीज़ और भी ऐड करते हैं, यहाँ की वनस्पति। 3 प्रमुख कारक होते हैं जलवायु में। लेकिन तापमान और वर्षा के आधार पर हम देख रहे हैं, जहाँ पर तापमान सामान्य होगा वहाँ पर मनुष्य क्या करेगा? निवास अधिक करेगा। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ के ऊपरी सिरे की बात करेंगे तो ऊपरी क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि धरातल से ऊपर की ओर जाओगे तापमान क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा और वहाँ वो क्षेत्र कैसा दिखाई देगा आपको? शीत क्षेत्र दिखाई देगा। तो जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ भी निवास नहीं करता है, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ भी निवास नहीं करता है, बल्कि कहाँ करेगा? सामान्य क्षेत्रों में निवास अधिक करता है। अब देखिए वर्षा। वर्षा की बात करेंगे तो देखिए, अगर किसी स्थान पर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वो किसका संकेत होगा? वो संकेत हो जाता है आपका प्राकृतिक आपदा का। और वो प्राकृतिक आपदा कौन सी है? बाढ़। इसको बोलते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि के कारण, ज़्यादा वर्षा के कारण क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। वहाँ भी मनुष्य निवास करना कम पसंद करेगा। दूसरी बात करें, जहाँ पर क्या होती है? वर्षा कम होती है, जिसको बोलते हैं हम अनावृष्टि। वो कौन सी प्राकृतिक आपदा उत्पन्न करती है? सूखा, अकाल। तो वहाँ भी मनुष्य निवास नहीं करेगा। अब भारत की दृष्टि से देखें, देखो विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान हमारे भारत में है, मेघालय के अंतर्गत मौसिनराम, जहाँ पर लगभग 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहाँ मनुष्य क्या करेगा? पहाड़ी क्षेत्र है, कम निवास करेगा। वहीं हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर? लास्ट सिरे पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये आपको पता है कि ये कैसा प्रदेश है? ये मरुस्थलीय प्रदेश है। ये इसी कारण मरुस्थलीय प्रदेश है कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो क्या यहाँ पर हम सभी लोग निवास करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो जलवायु है, ये जलवायु भी क्या कर रही है? प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को। फिर इसी के अंतर्गत एक कारक और मिलेगा आपको, मृदा। मृदा क्यों आवश्यक है? देखिए, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके बगैर हम कार्य नहीं करेंगे। उस भोजन की प्राप्ति हम फसलों के माध्यम से करते हैं, और उन फसलों का जो उत्पादन होता है वो किसके आधार पर होता है? अधिक होगा, कम होगा, किसके आधार पर होगा? मुख्य जो कारक होगा वो कौन सा होगा? मृदा का। अगर मृदा उपजाऊ है, तो फसलों का उत्पादन कैसा मिलेगा आपको? अधिक मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं उपजाऊ दोमट मिट्टी, अगर जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर मनुष्य क्या करेगा? ज़्यादा कृषि करना पसंद करेगा, और वो कृषि क्षेत्र क्या करेगा? अन्य लोगों को नज़दीक आने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन अधिक होगा। वहाँ के जो किसान हैं वो क्या हो जाएंगे? साधन संपन्न हो जाएंगे, उत्पादन अधिक होगा। फिर उसको व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? साधन संपन्न हो जाएंगे। तो आर्थिक दृष्टि से भी वो लोग क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। तो जहाँ पर मृदा उपजाऊ पाई जाती है वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। एक जो दुर्गम एरिया होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं पाई जाती, तो वहाँ पर निवास
नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने भौतिक कारक देखे कि भौतिक कारक किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे आर्थिक कारक की और उसके बाद में करेंगे सामाजिक व सांस्कृतिक कारक की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।